Hello friends, this is Sangam Furium. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about treatment of typhoid fever. कि टाइफाइड फीवर होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके इन्वेस्टिगेशन क्या होते हैं और क्या इसके ट्रीटमेंट होते हैं. सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी शुड स्टार्ट. फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ट्रीटमेंट आप घर पे इंप्लीमेंट ना करें. फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ ट्रीटमेंट एट ऑल. सो बिफोर टेकिंग और डूइंग या इम्प्लीमेंटिंग एनी ट्रीटमेंट एट होम, यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर. कि कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले, एग्जामिन करने से पहले, ठीक है, आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें. तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइफाइड फीवर या ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर. तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टाइफाइड फीवर होता क्या है. फ्रेंड्स, टाइफाइड फीवर एक प्रकार का इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन होता है जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है. मतलब समझिए कि टाइफाइड फीवर क्या एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो कि एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी, उसके कारण होता है. फ्रेंड्स, इसे दूसरे शब्दों में हम लोग इंटेस्टाइनल फीवर भी कहते हैं, आंत का बुखार भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें हमारा आंत क्या होता है, डिस्टर्ब होता है और वहीं पे इन्फेक्शन हो जाता है. तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा. फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे कॉजेज के बारे में कि क्या कारण से होता है, ये कारण क्या क्या हो सकता है. तो फ्रेंड्स, बेसिकली ज्यादा कुछ तो नहीं, 2-3 कारण होता है, उसके कारण टाइफाइड फीवर होता है लोग को, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो. नंबर 1 कारण है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया. कि किसी को अगर साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है तो उसको टाइफाइड फीवर हो सकता है. दूसरा है कंटामिनेटेड फूड और वाटर के प्रयोग से. अगर कोई व्यक्ति कंटामिनेटेड मतलब दूषित जल या दूषित भोजन ले रहा है, ठीक है, तो उसके कारण भी हो सकता है. तीसरा है स्लम एरिया में रहना, कि अगर कोई व्यक्ति गंदी बस्ती में रहता है तो उसके कारण भी हो सकता है. तो फ्रेंड्स, ये इसके कुछ कारण थे, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, टाइफाइड फीवर होता है. फ्रेंड्स, चलिए अब बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में. जैसे मान लीजिए किसी को अगर टाइफाइड फीवर हो गया, ठीक है, तो कुछ लक्षण दिखाई देगा पेशेंट में जिससे आप पता कर सकते हैं कि टाइफाइड फीवर है. तो नंबर 1 इसमें क्या लक्षण रहेगा समझिएगा. नंबर 1 है हाई फीवर. ये फीवर 104 डिग्री तक रहे. क्या 104 डिग्री तक फीवर हो सकता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है. दूसरा है फीवर विथ चिल्स, कि जैसे ही फीवर आने वाला होगा रात में, ठीक है, तो वो क्या थोड़ा बहुत ठंड लगेगा, क्या ठंड लग के तब फीवर आएगा, ये हो सकता है. तीसरा है रेड कलर स्पॉट ऑन द नेक. ये गर्दन जो है, ठीक है, ये गर्दन के आसपास में देखिए रेड कलर का रेड स्पॉट निकल जाएगा, जिसको बोलते हैं रैसेस वगैरह रेड कलर का निकल जाएगा, रैसेस निकल जाएगा. फिर चौथा है, बोलते हैं कि डायरिया हो सके, कि इंटेस्टाइन डिस्टर्ब होगा तो पेट गर्म हो सकता है, डायरिया हो सकता है. फिर वॉमिटिंग हो सके तो उल्टी भी हो सकता है. फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत सर भी दर्द करता है इसमें. फिर कहते हैं वीकनेस, हो सके तो आपको वीकनेस हो जाएगा. फिर कहते हैं हिपैटोमेगाली, कि जैसे ही अगर किसी को टाइफाइड फीवर होता है तो लीवर के एंजाइम्स वगैरह थोड़ा बहुत बढ़ जाते हैं, जैसे हिपैटोमेगाली हो गया, एजीपीटी, एजोटी, ये सब भी बढ़ जाता है थोड़ा बहुत, तो हिपैटोमेगाली हो सकता है. फिर कहते हैं एनोरेक्सिया, और ये भूख नहीं लगेगा. ये टाइफाइड फीवर का कुछ विशेष साइन एंड सिम्टम्स से. इस तरह कोई भी साइन एंड सिम्टम्स दिखे, आपको थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है कि हो सके यहाँ पर टाइफाइड फीवर है, इस बात को याद रखिएगा. तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ उसका साइन एंड सिम्टम्स आपको बढ़िया से समझ में आया. लेकिन 110% श्योर होने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि वास्तव में ये मेल या फीमेल टाइफाइड फीवर से ग्रसित है. तो चलिए कुछ इन्वेस्टिगेशन मैं बताता हूँ, आप करवाइएगा, उसको फाइंडिंग देखिएगा, आपको समझ में आया. तो नंबर 1 है सीबीसी. जैसे ही आप सीबीसी करवाएंगे, ठीक है, नंबर 1 सीबीसी, तो सीबीसी में देखिए डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है, टाइफाइड फीवर अगर से ग्रसित होगा तो उसकी कम जाती है, और उसमें इयोसिनोफिल्स और लिम्फोसाइट, ये दोनों एब्सेंट रहता है, वो आपको प्रेजेंट देखने को नहीं मिलेगा. उसके बाद आप करवाइए बिडाल टेस्ट, और जैसे ही बिडाल टेस्ट आप करवाते हैं उसमें टाइफाइड का पता चल जाएगा कि टाइफाइड पॉजिटिव है कि नहीं, ठीक है. वो बिडाल टेस्ट 110% श्योर कर देगा कि टाइफाइड पॉजिटिव है क्या नहीं है. ये 2 टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टाइफाइड के बारे में पता करने के लिए, सीबीसी, ठीक है, और यहाँ पे बिडाल टेस्ट. क्या बोलते, सीबीसी और बिडाल टेस्ट. तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका इन्वेस्टिगेशन भी समझ में आ गया. लेकिन इसके साथ साथ और भी इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, एजीपीटी, एजीओटी, ये सब किया था, लेकिन मेनली बेसिकली 2 ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि जानकारी के लिए बता रहा हूँ. तो नंबर 1 बताया मैंने, सीबीसी आपको कराना है. सीबीसी में अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या कम रहे, ठीक है, और इयोसिनोफिल्स और लिम्फोसाइट एब्सेंट रहे,
तो समझिए कि कहीं ना कहीं टाइफाइड फीवर की ओर इशारा कर रहा है। और अब बिडाल टेस्ट करवाइए, बिडाल टेस्ट करवाने के बाद आप 110% श्योर हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव आया, 4 पैनल है, 2 पैनल पॉजिटिव आया, समझिए टाइफाइड इस व्यक्ति को हो रखा है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके इन्वेस्टिगेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें ट्रीटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली ट्रीटमेंट तो सब अपने अपने तरीके से करते हैं, जितने भी डॉक्टर होते हैं सबका अपना अपना डायग्नोसिस होता है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 तरीके से ट्रीटमेंट बताऊंगा। एक जनरली जो दवा आप घर पे खा सकते हैं, और एक जो हॉस्पिटल बेस्ड होता है, जो हम लोग हॉस्पिटल में करते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए पहले मैं होम, जैसे घर पे दवा, जैसे ओपीडी देखने के बाद घर पे जो दवा खा सके उसके बारे में टैबलेट फॉर्म पे लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर किसी का टाइफाइड पॉजिटिव है, ठीक है, और अगर ओपीडी हुआ, उसके घर पे दवा लिख दी है डॉक्टर, घर पे खाना है, तो वो इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। नंबर 1 है क्लाभम 625, लेकिन जिसकी एज 18 प्लस है उसके लिए है क्लाभम 625 1 इंटू BD। फिर कहते हैं टैबलेट पैन 40, टैबलेट पैन 40, या टैबलेट कोई भी हाइपर एसिडिटी के लिए, कोई भी गैस्ट्राइटिस के लिए कोई भी आप दे सकते हैं, या कैप्सूल पैंटॉप DSR 1 इंटू ODES। उसके बाद फिर कहेंगे टैबलेट डोलो 650। अगर फीवर ज्यादा परेशान कर रहा है तो आप 3 दिन इसको 1 इंटू BD लीजिए, ठीक है, उसके बाद SOS के तौर पे लीजिए, ताकि फीवर का साइकिल तोड़ सके। लेकिन फीवर ज्यादा परेशान नहीं कर रहा तो आप 1 इंटू ODSOS के जब बुखार रहे तभी इसको लेना है। फिर कहते हैं कि अगर उल्टी वगैरह हो रहा है तो फिर कहते हैं टैबलेट ऑनडेम 1 इंटू BD। फिर कहते हैं कि इसमें अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट के अनुसार फिर दवा जो है ना उसके लिए हेल्थ मल्टीविटामिन जोड़ से वीकनेस होगा, मल्टीविटामिन जोड़ टैबलेट हेल्थ ओके आप जोड़ दे, टैबलेट हेल्थ ओके जोड़ दे 1 इंटू ODHS। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये 4-5 मेडिसिन का यहाँ पे रोल है, एंटीबायोटिक का, हाइपर एंटासिड का, ठीक है, उसके बाद आपको एंटीपायरेटिक का, ठीक है, फिर उसके बाद आपको हो गया एक आध दो, अगर वॉमिटिंग टाइप का हो रहा है तो उसके लिए, ठीक है, एंटीमेटिक का, और लास्ट में मैंने बताया कि वो हेल्थ सप्लीमेंट। तो पहले लेना है क्लाभम 625, फिर आपको गैस का कोई पेंटॉप DSR ले लीजिए, चाहे जो आपको लगता है सो ले लीजिए। फिर तीसरा मैंने बताया डोलो 650, या एंटीपायरेटिक में जो भी फीवर को कम करने वाला उसमें कोई भी आप ले लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया अगर वॉमिटिंग वगैरह हो तो ऑनडेम ले लीजिए, या इमीसेट ले लीजिए, पेरीसेट ले, कोई भी जो आपको लगता है कि उल्टी को कंट्रोल कर सके, ठीक है, वो ले लीजिए। फिर लास्ट में बताया हेल्थ को लीजिए। तो इन सारी मेडिसिन को आप घर पे खा सकते हैं, घर पे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, इस तरीके से घर के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे हॉस्पिटल के लिए कि फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, ठीक है, कि अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो वहां पर उसको क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है, जो कि हॉस्पिटल में ज्यादातर इंजेक्टेबल फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, इंजेक्टेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल का, इंजेक्टेबल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको सिलेक्शन करना है, हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट है तो सबसे पहले एंटीबायोटिक का सिलेक्शन करता है। तो पहला जो एंटीबायोटिक हम ले सकते हैं वो है इंजेक्शन मोनोसेफ एसबी IVBD। फिर कहते हैं इंजेक्शन पैन 40 IVOD। फिर कहते हैं इंजेक्शन या इन्फ्यूजन पैरासीटामोल 100 ml का इन्फ्यूजन आता है, पैरासीटामोल SOS के तौर पे जब फीवर हो तब उसको दिया जा सकता है। फिर कहते हैं इंजेक्शन पेरिनोम 5 mg IVBD दिया। फिर इंजेक्शन लीवोफ्लॉक्सासिन कम से कम OD दे दीजिए, ठीक है, लीवोफ्लॉक्सासिन IVOD देना है आपको, ठीक है। फिर कहते हैं इंजेक्शन मेट्रॉन 100 ml का जो इन्फ्यूजन आता है, इंजेक्शन मेट्रॉन 100 ml IVTDS आप दे सकते हो। तो ये कुछ इंजेक्शन। अगर दर्द करेगा, ठीक है, अगर सर दर्द वगैरह कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप इंजेक्शन ट्रामाडोल 100 ml NS में आप चला सकते हैं। तो ये बेसिकली इतने सारे मेडिसिन को हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा पेशेंट को IV फ्लूइड्स देना हो तो RL DNS पेशेंट की हिस्ट्री चेक कर लेंगे, शुगर पेशेंट तो है कि नहीं, डायबिटिक पेशेंट है कि नहीं, उसकी हिस्ट्री चेक कर लेंगे। अगर नहीं होगा तो RL DNS D5 सब तीनों में से एक एक देना है पानी, ठीक है, और उसमें क्या करना है, फ्लूइड में एक MVI या पॉलिवियन मिला देना है और IV स्लोली देना है। तो फ्रेंड्स हॉस्पिटल में इस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। नंबर 1 में बताया कि 1.5 ग्राम को इंजेक्शन मोनोसेफ एसबी या जो पे भी 4.5 ग्राम पे भी लोग ले लेते हैं हॉस्पिटल मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो मोनोसेफ SB 1.5 ग्राम, ठीक है। फिर पैन 40 इंजेक्शन IVOD, ठीक है। फिर आपको मैंने बताया पेरिनोम, लिवोफ्लॉक्सासिन, मेट्रॉन 100 ml, फिर ऑनडेम, अगर पेरिनोम तो बता ही दिया। फिर अगर दर्द हो रहा है तो ट्रामाडोल, ठीक है, और उसके बाद IV फ्लूइड्स आप दे सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंजेक्शन थे जो जनरली कहाँ हॉस्पिटल्स में चलाए जाते हैं टाइफाइड पेशेंट को ठीक करने के लिए, और पैरासीटामोल का इन्फ्यूजन SOS के तौर पे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके यूसेज और इसके ट्रीटमेंट जो मैंने बताया कि हॉस्पिटल में क्या था आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैंने दोनों जो ट्रीटमेंट बताया है वो बखूबी शानदार तरीके से बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको सीखने को बहुत मिला होगा।
फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि टाइफाइड फीवर क्या होता है, टाइफाइड फीवर का डेफिनेशन क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं। ट्रीटमेंट 2 तरीके मैंने बताया, जो आपको अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको जरूरत लगे उस हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।